तो हम लोगों ने जो स्पेशल चीज़ पढ़ा वो तुम्हें बताएं क्या पढ़ा। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा आई कैप। आई कैप समझ गए क्या है? आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। जे कैप क्या है? वाई डायरेक्शन। इधर क्या होगा? माइनस आई कैप। इधर क्या होगा? माइनस जे कैप। और इसके बाहर की तरफ क्या होगा? के कैप। और अंदर की तरफ प्लेन के इनसाइड माइनस के कैप। ये हम लोगों ने 6 डायरेक्शन पढ़ा। ये डायरेक्शन समझ में आया? अब जैसे ये डायरेक्शन समझ गए हो या दिक्कत है? ठीक, वेरी गुड। तो इसमें आज अपने को पढ़ना है कि जैसे मान लो हम तुमसे बोले कि बच्चों ऐसा करो, 4 आई कैप वैक्टर ए इज एक्चुअली 4 आई कैप, तो इस वैक्टर को दिखाओ। तो तुम क्या करोगे? एक एक्स एक्सिस बनाओगे, एक वाई एक्सिस बनाओगे, ठीक है, और एक वेक्टर ड्रॉ करोगे जिसका लंबाई मान लो ये मीटर में है। तो इस पे तुम 1 2 3 4 5 ऐसा नाप लोगे। कितना मीटर लंबा एक लाइन बनाओगे? 4 मीटर। वेरी गुड। एक 4 मीटर लंबा तुम लाइन ऐसे बनाओगे, ठीक है, 3 4। और ये किस डायरेक्शन में बताएगा? आई कैप। तो ये एरो ऐसे दिखाएंगे, इसी एरो को हेड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एरो का पीछे का पोर्शन होता है इसको टेल बोलते हैं। ये जो एरो है, ये जो हेड है, ये डायरेक्शन बताता है। तो ये हमारा वेक्टर ए कहलाएगा 4 आई कैप। ये तुम लोग समझ गए, ठीक है। इसमें अगर हम तुमसे बोले व्हाट इज मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो ये हो जाएगा 4 मीटर। अगर तुमसे बोले ए कैप का डायरेक्शन क्या है, तो आई कैप। ये दो चीज समझते हो? ठीक है, वेरी गुड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर का कुछ खास प्रॉपर्टी, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, उस पर नहीं, अभी आ रहे, उस पर घबराओ नहीं, ठीक है, वो सब बता देंगे तुमको। पहला प्रॉपर्टी है वेक्टर का कि वेक्टर इज एक्चुअली, अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर बताते इसमें तुम्हारा सारा चीज क्लियर हो जाएगा, जितना भी तुमको डाउट है सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, ठीक है, इफ ए वेक्टर, वेक्टर एक्चुअली दो चीजों से बना हुआ है, वन इज मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज डायरेक्शन। ये वेक्टर ए है, ये मॉड मतलब मैग्नीट्यूड है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। और ये ए कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर, है ना, डायरेक्शन बताता है। अब वेक्टर ए दो चीज़ों से बना हुआ, जैसे इंसान कैसे बना रहे? शरीर और आत्मा से। तुमको एक बेंच से दूसरे बेंच पे बिठा दे, क्या इंसान बदल जाता है? नहीं बदलता। वैसे ही यहाँ भी होता है कि जैसे ये वेक्टर है, इसका एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। तुम इसको चाहो तो यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, बस कंडीशन ये है कि इसका लेंथ वही होना चाहिए और डायरेक्शन भी वही होना चाहिए। इट इज़ एक्चुअली इनडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। जैसे मान लो वेक्टर को कहीं भी रखा जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा एक कोई वेक्टर है। ये वेक्टर हमने जैसे ऐसा बना लिया, थोड़ा सा हम इसको बना ले पहले, ठीक है। ये हमारा एक वेक्टर है जो इस तरह का है, एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग है, ठीक है। अब हम इसको उठा के रखते हैं, थोड़ा सेट करते हैं। ये जो है ये वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है, सही। अब ये वेक्टर को हम उठा करके यहाँ से यहाँ रख दें, समझ गए, ये हमारा वेक्टर है। और इस वेक्टर को हम यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, या यहाँ रखें, या यहाँ रखें, कहीं भी रखें, समझ में आया? ये वेक्टर ये सेम टू सेम रहेगा। तुम इस वेक्टर को यहाँ से उठा के कहीं भी रख दो, इधर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इस वेक्टर का, समझ में आया? वेक्टर जो है एक्चुअली पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, उसको तुम कहाँ रखते हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये वेक्टर ए है तो इसका लंबाई और इसका लंबाई बराबर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तीनों का बराबर होना चाहिए। और डायरेक्शन, ये देखो क्या बोलोगे? ये बोलोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको भी तुम क्या बोलोगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, समझ में आया? इसको भी बोलोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम है तो वेक्टर को कहीं भी रख सकते हैं, ये तीनों वेक्टर सेम ही है, समझ में आया?
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका डायरेक्शन तुम आई कैप बोलोगे, ये किधर जा रहा है, ये भी पॉजिटिव आई कैप, ये आई कैप। समझ में आ, तीनों का डायरेक्शन सेम ही है, ये यहाँ भी हम रख सकते हैं। कंडीशन सिर्फ ये है कि इसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर जिन दो चीज़ों से बना हुआ है उसमें एक चीज़ मैग्नीट्यूड है और दूसरा चीज़ डायरेक्शन है। समझ गए, डायरेक्शन, अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, फॉर एग्जांपल अब जैसे मान लो, ठीक है, इसको हम जरा मिटा दें, ये फालतू इतने सारे बन गए। अब मान लो कि हम फिर से एक एक्स एक्सिस, अब जैसे मान लो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं और बोलते कि अरे ऐसा हमने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया, ठीक है। अब मान लो कि ये हमारा एक वेक्टर है, मान लो ये एक वेक्टर है 2i कैप मीटर, तो ये वेक्टर को हम कैसा दिखाएंगे, 1 2 ऐसा दिखा दें, दिस इज एक्चुअली 2i कैप, ऐसा दिखा देंगे, ये वेक्टर ए है। अब हम यहाँ भी इसको दिखा सकते हैं, यहाँ से 2 मीटर लंबा ऐसे नाप लें, 1 मीटर 2 मीटर और टेल ऐसे दिखा दें, ये भी 2i कैप है, इसको हम इधर दिखा दें, ठीक है, ये भी 2i कैप है, इधर दिखा दें, एक्चुअली कहीं भी दिखा दें। इसका शुरुआत ये नहीं कि ओरिजिन से ही होगा और एंड यहीं पे होगा, इसको तुम जहाँ मन करे वहाँ रख सकते हो। कंडीशन ये है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ ही होना चाहिए और इसका लंबाई भी सेम होना चाहिए। तो ये तीनों एक ही वेक्टर है। वेक्टर एक्चुअली पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, इसको वेक्टर को उठा के तुम्हें जहाँ मन करे वहाँ रख सकते हो। बट अगर मान लो उठा करके ले जा रहे हो यहाँ से और ऐसे रखे और ये लंबा हो गया मान लो, तो ये वेक्टर बदल गया क्योंकि इसका लंबाई इससे ज़्यादा हो गया। समझ गए, ठीक है। दूसरा चीज़ पता चला, उठाए और ऐसे ले जाकर टेढ़ा रख दिए, तो टेढ़ा रख दिए तब भी ये अलग हो गया। समझ में आया, ठीक है। कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब पैरेलल मूव हम कहीं भी कर सकते हैं। इस वेक्टर को पैरेलल हम जहाँ मन करे वहाँ मूव कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड वही होना चाहिए, डायरेक्शन वही होना चाहिए। समझ में आया। तो ये वेक्टर का पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है। वेक्टर एक्चुअली पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। दूसरा कहानी, इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। इसका मतलब क्या होता है, फ्रेम से इंडिपेंडेंट होने का मतलब कि जैसे मान लो ये एक वेक्टर है 2i क्या, ठीक है। अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ बना ले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या हम कोऑर्डिनेट सिस्टम इधर बना ले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हमारा जो ये वेक्टर ए है ये तो सेम है, ठीक है। इस पे इससे तुम यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो या यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो, इससे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोई चेंज नहीं होता है। समझ में आया। तो तुम यहाँ बैठ करके देखो, एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठ जाए और एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठ जाए, दोनों जगह अगर दो अलग अलग ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, मान लो ये ऑब्जर्वर ओ है और ये ऑब्जर्वर ओ डैश है, तो ये दोनों मिल करके क्या बोलेगा, इसको ये भी बोलेगा, ये ऑब्जर्वर ओ भी बोलेगा कि अरे ये वेक्टर क्या है 2i कैप, क्योंकि इसके हिसाब से इसका लंबाई 2 मीटर है और डायरेक्शन आई कैप है। अगर ये बी ऑब्जर्वर, ये जो है सेकंड ऑब्जर्वर, ये भी क्या बोलेगा, अरे ये वेक्टर ए है जिसका लंबाई है 2 मीटर और डायरेक्शन है आई कैप। समझ में आया। मतलब ये मेज़र करे चाहे ये मेज़र करे, इस वेक्टर को इस फ्रेम से, इसको फ्रेम बोलते हैं, जहाँ बैठ के हम कैलकुलेशन करेंगे उसको फ्रेम बोलते हैं। कई बार इसको रेफरेंस फ्रेम भी बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम। समझ में आया, ठीक है। फ्रेम का मतलब होता है कि हम कहाँ बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर हमारा वेक्टर है तो ये वेक्टर तुम यहाँ बैठो, यहाँ बैठ जाओ एक्स वाई लेकर के, एक तीसरा ऑब्जर्वर यहाँ बैठ गया, तो इसके हिसाब से भी ये वेक्टर 2i कैप ही बोला जाएगा। समझ में आया, दिख रहा है स्क्रीन। तो ये हमारा हो गया
वेक्टर इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी, टू वेक्टर्स आर इक्वल, दो वेक्टर इक्वल तब होते हैं जैसे हम बोले ना कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, ठीक है। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी जब हम बोलते हैं, इसका मतलब दो चीज़ होता है कि इन दोनों का लंबाई भी बराबर होना चाहिए और इन दोनों का डायरेक्शन भी ए कैप मस्ट बी इक्वल टू बी कैप। पहला कंडीशन ये है एंड दूसरा कंडीशन ये है, दो वेक्टर तभी बराबर होता है जब दोनों का लेंथ बराबर हो और दोनों का डायरेक्शन बराबर हो, ठीक है। समझ में आया? जैसे ये वेक्टर एक ए है, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर भी हम ऐसा बना दें, इसका लंबाई और इसका लंबाई सेम है, और अगर ये मान लो ए कैप है और ये भी ए कैप है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब हमने लिखा एक वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप और एक वेक्टर लिखा बी दैट इज 2j कैप। अब देखो ये दोनों में अंतर क्या है, ये ए वेक्टर जो है किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ना, और बी वेक्टर किधर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो ये वेक्टर दोनों अलग अलग है। यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, ये गलत है। दो वेक्टर तभी बराबर होता है जब दोनों का लेंथ बराबर हो और दोनों का डायरेक्शन भी सेम। पोजीशन भले अलग अलग हो सकता है, जैसे कि अगर बी यहाँ ना हो के बी यहाँ होता, ठीक है, और ये बी का लेंथ और ए का लेंथ बराबर होता और बी का डायरेक्शन भी आई कैप है और इसका डायरेक्शन भी आई कैप है, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर बोला जाएगा। समझ में आया? दो वेक्टर बराबर तभी होता है जब मैग्नीट्यूड बराबर होता है और डायरेक्शन भी बराबर होता है। समझ में आया? ये दोनों बराबर नहीं है, बट ये 2i कैप और ये भी 2i कैप। अब ये लेंथ भी दोनों का बराबर है और डायरेक्शन भी दोनों का बराबर है, तो हम बोलेंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। समझ में आया? ठीक है, हाँ तो बोल दिया करो मेरे पूछने से पहले। देखो तीसरा प्रॉपर्टी ये है, फिर से हम बता देते। देखो मेरे पूछने से पहले जो चीज़ नहीं समझ में वो 4 बार पूछ लो ना, सीखने बैठे पर। दो वेक्टर अगर हम बोलते हैं टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, मतलब अगर हम बोले इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, ये दोनों बराबर है, तो दो कंडीशन है। देन पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि ए का लेंथ और बी का लेंथ क्या होना चाहिए, बराबर, और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, बराबर। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, ठीक है, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और दोनों का डायरेक्शन भी बराबर होना चाहिए। समझ गए? ठीक है। जैसे मान लो अगर हम बोले कि एक वेक्टर P है, दिस इज 2i कैप, और ये वेक्टर Q है इज इक्वल टू 2j कैप। अब ये दोनों वेक्टर, ये बताओ क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? नहीं है। देखो इसमें जो P का मॉड इज इक्वल टू Q का मॉड तो है, लेंथ तो दोनों का बराबर है, बट P का डायरेक्शन एंड Q का डायरेक्शन ये दोनों बराबर नहीं। समझ में आया? अगर P वेक्टर और Q वेक्टर का डायरेक्शन सेम नहीं है तो ये हम नहीं देखो इसमें कंडीशन क्या हुआ, इक्वल वेक्टर के लिए दो कंडीशन है, दो कंडीशन एक साथ होना चाहिए। ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, मतलब ये वाला लेंथ बराबर होना चाहिए, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। पहला कंडीशन भाई P और Q का मैग्नीट्यूड लेंथ कितना है 2, और Q का भी P का मॉड कितना है, P का मॉड है 2 और Q का मॉड कितना है, ये भी 2, ठीक है। बट P का डायरेक्शन अगर देखें तो P का डायरेक्शन i कैप है और Q का डायरेक्शन क्या है, j कैप।
अब ये आई कैप और जे कैप तो दो अलग अलग डायरेक्शन बताता है ना। सर अगर जो क्यू है वो माइनस आई कैप होता तो? अबे आ रहे उस पे, पहले एक बार जो चीज बता रहे हो तो सुनो, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम नहीं है, इसीलिए पी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू क्यू वेक्टर। समझ गए। अब दूसरा चीज, जैसा तुमने बोल दिया कि सर ऐसा होता तो वैसा होता, वो भी देख लेते हैं। मिटाएं इसको, ये क्लियर है। अब देखो यस सर। दूसरा कंडीशन, इसने बोला कि सर अगर ऐसा होता तो, जैसे आपने बोला तो वैसा हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। पी वेक्टर इज 2i कैप एंड क्यू वेक्टर इज -2i। पी का मॉड कितना है 2 और क्यू का मॉड क्या है दैट इज 2। बट पी कैप क्या है, पी का डायरेक्शन क्या है आई कैप एंड क्यू का डायरेक्शन क्या है -i कैप। अब ये बताओ कि आई कैप और -i कैप सेम डायरेक्शन है या कुछ अलग अलग है? अलग अलग है। तो फिर हम बोलेंगे ये दोनों मैग्नीट्यूड तो बराबर है बट ये डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। सो P अगेन नॉट इक्वल टू Q। समझ में आया? क्योंकि P का डायरेक्शन अगर आगे बताता है तो Q का डायरेक्शन उल्टा है एक्चुअली, और दो अलग अलग डायरेक्शन। अगर हम बोलेंगे कि एक आदमी आई कैप में जा रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा होगा, और अगर हम बोले कि एक आदमी -x की तरफ जा रहा है मतलब वो निगेटिव आई की तरफ जा रहा है। समझ में आया? तो ये दोनों आदमी क्या सेम डायरेक्शन में या अपोजिट में है? अपोजिट में है, तो ये दोनों डायरेक्शन सेम थोड़ी ना हुआ। सो P का डायरेक्शन और Q का डायरेक्शन सेम नहीं है, इसीलिए P एंड Q आर नॉट इक्वल। यहाँ पर भी ये दोनों बराबर नहीं है। समझ में आया? बराबर सिर्फ तब और तब होता है जब दोनों का लेंथ और दोनों का डायरेक्शन, ठीक है। सो ये हमारा हो गया, समझ गया? इक्वल वेक्टर का मतलब, इक्वल वेक्टर मतलब दो वेक्टर इक्वल तब और तब होता है जब ये पहला कंडीशन ये और दूसरा कंडीशन ये, दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। ठीक है, समझ में आया? अगर P 2i कैप है और Q -2i कैप है तो ये दोनों वेक्टर सेम वेक्टर नहीं है। ठीक है, इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता है ना सर? अबे मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता है क्या सर? मतलब निगेटिव कभी निगेटिव होता था? मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है क्या? मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी निगेटिव। कल ही तो बताए थे कि किसी का भी डायरेक्शन निगेटिव पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, कल बताए थे। सही। अगला देखो, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, जैसे हम लिखे वेक्टर ए इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस ऑफ वेक्टर बी। इसका मतलब क्या हो? इसको बोलते हैं ए एंड बी वेक्टर आर अपोजिट वेक्टर। ठीक है, या निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। निगेटिव का मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ पहला कंडीशन कि ए का लेंथ और बी का लेंथ बराबर होना चाहिए और ए कैप इज इक्वल टू माइनस बी कैप। तो इस तरह के वेक्टर को या तो निगेटिव वेक्टर बोलते हैं या अपोजिट वेक्टर बोलते हैं। समझ में आया? इसको कई बार बोलते हैं ए एंड बी आर अपोजिट वेक्टर। समझ में आया? जैसे तुमने बोला था कि सर P को 2i कैप ले लूँ और Q को ले लूँ -2i कैप, तो देखो ये दोनों वेक्टर का लेंथ बराबर है, एक i कैप की तरफ है तो दूसरा एग्जैक्ट अपोजिट है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये अगर P वेक्टर है और अगर ये Q वेक्टर है तो हम बोलेंगे कि P एंड Q वेक्टर आर अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर मतलब समझ में आया? ठीक है, दो वेक्टर अपोजिट तब होते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है बट डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होता है। सही। जैसे 2i कैप और -2i कैप ये दोनों अपोजिट वेक्टर, तो हम बोलेंगे P एंड Q आर अपोजिट वेक्टर। ठीक है, और P इज निगेटिव वेक्टर ऑफ Q। ठीक है, मतलब एक आगे की तरफ हो तो दूसरा एकदम उससे उल्टा हो। समझ में आया क्या? ठीक है,
तो इस तरह के वेक्टर को हम लोग निगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टी है वेक्टर का, ये समझ गए, ठीक है। जो नहीं समझ में आता है वो बोल देना, वहाँ रुक जाएंगे। अब देखो, ये तो हो गया निगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, दो चीज़ पढ़े। निगेटिव वेक्टर को हम लोग अपोजिट वेक्टर ही बोलते हैं। एक पढ़े इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का क्या कंडीशन है? दो कंडीशन है, मैग्नीट्यूड भी बराबर और डायरेक्शन भी सेम। अपोजिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट, ठीक है। एक आई कैप है तो दूसरा माइनस आई कैप। बट अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि वेक्टर P इज इक्वल टू 2i कैप एंड वेक्टर Q इज माइनस 2j कैप, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। समझ में आया? क्योंकि P का डायरेक्शन और Q का डायरेक्शन, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। समझ में आया? ये P एंड Q आर नॉट अपोजिट वेक्टर। समझ गया? दिस इज नॉट द टू अपोजिट वेक्टर। क्लियर है? अपोजिट वेक्टर में अगर एक आई कैप है तो दूसरा माइनस आई कैप होना चाहिए, एक जे कैप है तो दूसरा माइनस जे कैप होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? तो सर ऐसा परपेंडिकुलर वाले केस में भी कुछ होता है? आएंगे। परपेंडिकुलर के लिए तो कोई केस नहीं है, परपेंडिकुलर का तो अलग कहानी है, वो आगे बात करेंगे, ठीक है। समझ गया? यस सर। ठीक है। पहले इक्वल वेक्टर और अपोजिट वेक्टर ये समझ, एक एक करके समझेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है नल वेक्टर, ठीक है। नल वेक्टर कोई वेक्टर नहीं होता एक्चुअली। नल वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर इज हैविंग, इसको जीरो वेक्टर ही बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन अपने को पता नहीं होता, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं जीरो वेक्टर, तो ये जीरो वेक्टर का प्रॉब्लम ये है कि इसका डायरेक्शन हमें पता ही नहीं होगा, इसको बोलते हैं नल वेक्टर, ठीक है। जिधर भी मन करे उधर डायरेक्शन हम ले सकते हैं, ठीक है। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन पता नहीं किधर होता है। समझ में आया क्या? बट नल वेक्टर का देखो, नल वेक्टर का अपने को जरूरत नहीं पड़ता है। काय मगजमारी कर रहा हूँ, ठीक है, कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आया? इक्वल वेक्टर का जरूरत पड़ता है, अपोजिट वेक्टर का जरूरत पड़ता है। वेक्टर को चेंज नहीं होता, कोऑर्डिनेट सिस्टम बदल देने से वेक्टर नहीं बदलता, और वेक्टर जो है पोजीशन बदल देने से वेक्टर नहीं बदलता। ये मेन चार प्रॉपर्टी है जो अपने को समझना है, ठीक है। नल वेक्टर में अपने को कोई लेना देना नहीं, तो इसको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, सही, ठीक है। अब देखो, इसके बाद आता है कि अगर हम किसी वेक्टर को, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो एक वेक्टर है हमारे पास a इज इक्वल टू 2i कैप, समझ गया, ठीक है। और अगर हम एक वेक्टर लिख दे b इज इक्वल टू 4 टाइम्स a वेक्टर, इसका मतलब क्या होगा कि b वेक्टर इज इक्वल टू 4 टाइम्स a वेक्टर मतलब 2i कैप, दिस इज इक्वल टू 8i कैप। तो क्या हुआ एक्चुअली कि अगर ये a वेक्टर 2i कैप है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, नहीं तो तुमको लगेगा कि i कैप कहाँ है ये, ठीक है। ये हमारा a वेक्टर है, अगर ये 2i कैप है, और b वेक्टर अगर 4 टाइम्स a है, तो इसका मतलब b वेक्टर क्या हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, 4 a वेक्टर इसमें समा जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है। और चेंज क्या हुआ कि इसका लेंथ बड़ा होगा बट डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। मतलब कि अगर हम किसी वेक्टर को किसी 4 क्या है, स्केलर क्वांटिटी, अगर हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। समझ में आया? बोलो। नहीं आया। जैसे मान लो कि अगर हम तुमसे बोले a वेक्टर 2i कैप, ठीक है। अब देखो, इसको ऐसा समझो कि जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, a वेक्टर है, दिस इज 2i कैप, और बोले कि एक b वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स वेक्टर है। तो 4 टाइम्स वेक्टर है मतलब हम इसको लिख सकते हैं a प्लस a प्लस a प्लस a, 4 बार a, है ना।
तो 4 बार a मतलब 2i कैप प्लस 2i कैप प्लस 2i कैप प्लस 2i कैप, कितना हो जाएगा 8i कैप। अब देखो ये जो b वेक्टर है वो 4 टाइम्स a था, ठीक है। अब b का डायरेक्शन क्या है, ये b का डायरेक्शन क्या है i कैप, और a का डायरेक्शन क्या था i कैप। तो देखो जब हम b को 4 से a को 4 से मल्टीप्लाई किए तो चेंज क्या हुआ, b का मॉड क्या है 8 और a का मॉड क्या था 2। तो एक्चुअली b का जो मॉड है इट इज एक्चुअली 4 टाइम्स मॉड ऑफ a। देखो तो a का मैग्नीट्यूड कितना था 2, a का मॉड बताओ तो कितना था 2, और a का डायरेक्शन क्या है i कैप, सही है ये। और अरे कहाँ से आवाज इतना आता रहता रे, b का मॉड कितना है 8 और b कैप का डायरेक्शन क्या है i कैप, सही है, बोलो। Yes, sir. तो हुआ क्या एक्चुअली, अब b का डायरेक्शन और a का डायरेक्शन क्या है, सेम है। यस सर। b का डायरेक्शन और a का डायरेक्शन सेम रहेगा, बट b का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 4 टाइम्स। जब हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बदलता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल लेते हैं, ये तुमको शायद समझ में नहीं आया होगा, बहुत आसान चीज़ है ये। जैसे मान लो हम बोले एक p वेक्टर p इज इक्वल टू 6i कैप, ठीक है, एंड q इज इक्वल टू वेक्टर p इज 6i कैप एंड वेक्टर q इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर p। तो अब क्या करना है, यहाँ पर 2 रखना है और p के जगह पे क्या रखोगे 6i कैप, यही रखोगे। तो ये कितना हो जाएगा 12i कैप, 6 इंटू 2 12, समझ गए, समझ गए। सर आपने बोला सर कि स्केलर जो वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर हाँ। मैग्नीट्यूड अपना से चेंज होगा, तो सर हम स्केलर जो क्यू वेक्टर स्केलर कैसे है सर? अबे जो बोले हो सुनो, पहले फिर से सुनो। वेक्टर p 6i कैप, ठीक है, एंड q वेक्टर इज 2 टाइम्स p, तो 2 तो स्केलर है ना, 2 स्केलर है ना, इसके पास कहाँ डायरेक्शन। तो हमने p को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अगर हम तुमसे बोले, अगर ऐसा ना बोल के, अगर हम तुमसे सिर्फ ऐसा बोले, ठीक है, इसको छोड़ दो, अगर हम तुमसे ऐसा बोले कि बच्चों ऐसा है कि ये वेक्टर p 6i कैप है, और वेक्टर तुम ऐसा करो रे बच्चों, एक वेक्टर ढूंढो जो कि 2 टाइम्स वेक्टर p है, तो 2 टाइम्स वेक्टर p तो स्केलर से मल्टीप्लाई किए कि नहीं, हाँ सर। ये स्केलर है। तो ये हमारा हो गया कि एक वेक्टर को अगर स्केलर से गुना करते हैं तो ये हो जाता है 2 टाइम्स 6i कैप, तो 6 गुना 2 12i कैप। अब ये बताओ कि वेक्टर p का डायरेक्शन कितना था, p का डायरेक्शन i कैप था, नहीं डायरेक्शन मॉड ऑफ p कितना था 6। अब अगर हम तुमसे बोले कि ये एक वेक्टर बना, 2 टाइम्स वेक्टर p का मैग्नीट्यूड कितना है 12, ठीक है, और 2 टाइम्स वेक्टर p का डायरेक्शन क्या है, ये एक नया वेक्टर हो गया ना 2p, तो इसका डायरेक्शन क्या है i कैप, और मैग्नीट्यूड कितना है 12। तो तुम देखो मैग्नीट्यूड डबल हुआ बट डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, डायरेक्शन इसका और 2p का सेम है, सिर्फ ये बदला, यही बदला ना। अब इसको 2 से गुना करोगे तो 6 गुना 2 12 होता है ना, आई तो ज्यों का त्यों रह गया ना, आई में कोई चेंज आया क्या, नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि किसी वेक्टर को अगर हम किसी भी स्केलर से गुना करते हैं तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बदलता है, डायरेक्शन i j k में कोई चेंज नहीं आता है, सही। जैसे
अगर मान लो हम तुमसे बोले कि एक वेक्टर ए है विच इज इक्वल टू 2j कैप, अब तुमसे बोले यार ऐसा करो एक वेक्टर फाइंड करो जो कि 4 टाइम्स वेक्टर ए है, तो 4 टाइम्स वेक्टर ए मतलब क्या, कैसा वेक्टर बनाओगे तुम? सर 4 into 2 जे कैप, तो 8j कैप बनाओगे ना। 8j कैप। तो जे कैप मतलब ये तो वाई डायरेक्शन में ही रहेगा, ये भी वाई डायरेक्शन में था, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ कहाँ चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स, है ना। किसी भी वेक्टर को अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। जैसे दूसरा एग्जांपल, मान लो वेक्टर p था 6i क्या, अब हम बोले एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो कि क्या है 0.2 टाइम्स वेक्टर p है, तो क्या बोलोगे इस वेक्टर को, दिस इज इक्वल टू 1.2i कैप, है ना। तो देखो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है कि नहीं, और मैग्नीट्यूड बदल गया, मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई हुआ। तो जब भी हम वेक्टर को किसी स्केलर से, स्केलर कुछ भी हो, अगर हम तुमसे बोले वेक्टर p इज इक्वल टू 6i कैप एंड फाइंड वेक्टर सच दैट दिस इज -2 टाइम्स वेक्टर p, तो -2 टाइम्स वेक्टर p मतलब -2 इंटू 6i कैप, ये हो जाएगा -12i कैप, ठीक है। जब तुम माइनस से मल्टीप्लाई किए हो वेक्टर p को तो डायरेक्शन उल्टा हो गया, बट मैग्नीट्यूड डबल हुआ, मैग्नीट्यूड देखो डबल हुआ, डायरेक्शन अगर हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो है पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप पॉजिटिव ही रहेगा, बट निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। आई के जगह पे -i आ गया, बट मैग्नीट्यूड तो सिर्फ डबल हो, आ गया सर। सर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, हाँ डायरेक्शन अब ये -2p हो गया, -2p मतलब डबल, देखो देखो देखो, अगर हम, अबे 1 मिनट शांति रखो रे, तो लोग गुना भाग भी नहीं आता रे, गुना में भी इतना तकलीफ है कि 2 गुना 2 4 होता है, ये भी नहीं पता चलता। ये वेक्टर p है 6i कैप, ये 6i कैप कैसे ड्रॉ करोगे, इधर ड्रॉ करोगे ना, बोलो, ये x एक्सिस y एक्सिस इधर ड्रॉ करोगे ना, ठीक है। इसका लंबाई होगा 6 मीटर और डायरेक्शन होगा आई कैप, सही है। इस डायरेक्शन में हम वेक्टर ऐसा ड्रॉ करेंगे, ये 6i। अब तुमसे बोले कि यार ऐसा करो एक वेक्टर फाइंड करो, ठीक है, q विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर p, तो 2 टाइम्स वेक्टर p, तो क्या करोगे, इस वेक्टर को दुगना करना है, तो दिस इज 2 टाइम्स p का मतलब 6i कैप, ये कितना हो जाएगा 12i कैप। अब तुमसे बोले कि वेक्टर ड्रॉ करो, तो कैसा वेक्टर ड्रॉ करोगे, ऐसा ड्रॉ करोगे, 12i कैप ड्रॉ करोगे ना, ठीक है। यस सर। तो इसमें आई कैप, इसका डायरेक्शन भी इधर है, इसका डायरेक्शन भी इधर है, देखो ये भी पॉजिटिव x की तरफ ही है और ये भी पॉजिटिव x की तरफ है। जब हम पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, सही। मैग्नीट्यूड बदल गया, ये 6 था और ये 12 हो गया, बट डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, इसमें ऐसा नहीं कि आई के जगह पे जे हो जाएगा, ये आई ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अरे सही, यस सर। अब अगर हम तुमसे ऐसा बोले कि बच्चों ऐसा करो एक वेक्टर बनाओ, ठीक है, ये p तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ये तो फिक्स है, ठीक है, ये वेक्टर p तो हमारा 6i क्या फिक्स है। अब तुमसे बोले कि एक ऐसा वेक्टर बनाओ, ठीक है, r विच इज इक्वल टू -2 टाइम्स वेक्टर p, तो कैसा बनाओगे, -2 और ये हो जाएगा 6i क्या, ये कितना हो जाएगा -12i क्या। अब ये बताओ तुम कैसा बनाओगे वेक्टर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ कि निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। 12 मीटर लंबा इसे नापोगे और ये 12 मीटर होगा और डायरेक्शन हो जाएगा -i क्या, समझ में आया। तो ये हुआ कि वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लंबाई बदलता है, ठीक है,
अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सीधा पॉजिटिव उसी डायरेक्शन में रहता है, और निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, बट निगेटिव डायरेक्शन हो जाता है, इधर उधर नहीं चला जाएगा कि आई जे में चला गया। समझ गए? ठीक है। तो ये जो स्केलर से हम जब गुना करते हैं तो ये मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाता है। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी मैग्नीट्यूड 12 ही रहेगा, निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी मैग्नीट्यूड 12 ही रहेगा। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन आई कैप ही रहेगा, निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई कैप होगा। समझ में आया क्या? मतलब कहने का मतलब वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से नया वेक्टर बन जाता है, जिसका डायरेक्शन तुमको फिर से सोचना पड़ेगा, या तो उसी डायरेक्शन में रहेगा या अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा वेक्टर ए है और तुमसे बोले वेक्टर बी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स वेक्टर ए, इसका मतलब वेक्टर बी कैसा होगा? 1/2 टाइम्स वेक्टर ए, मतलब 2j कैप, ये कट गया 1j कैप। अब ये वेक्टर तुम कैसा ड्रॉ करते हो? ऊपर की तरफ। और ये वेक्टर कैसा ड्रॉ करोगे? ये भी ऊपर की तरफ ही ड्रॉ करोगे। भाई ये 1j कैप होगा और ये 2j कैप था। यस और नो? यस सर। ठीक है। बस यही बता रहे कि भाई मल्टीप्लाई करने से ये लंबाई बढ़ जाता है या घट जाता है। ठीक है, सही बोलो। यस सर। ये स्केलर से गुना कर रहे हैं। 1/2 इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर से गुना नहीं कर रहे। ठीक है। अब अगला प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ, जैसे 2 × 2 तुम जानते हो 4 होता है, या 2 × 2 इज ऑल्सो 4। ये स्केलर में दोनों सेम चीज़ होता है, बट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन a डॉट b एक अलग चीज़ होता है और a क्रॉस b एक अलग चीज़ होता है, जो हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले हम जरा एडिशन सब्ट्रैक्शन बता दें। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जैसे स्केलर में डॉट प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं क्रॉस। इसको हम लोग कई बार बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और इसको कई बार हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। समझ गए? ठीक है। तो ये तो दोनों अलग अलग चीज़ें। स्केलर के लिए 2.2 भी 4 है और 2 × 2 भी 4 है, बट वेक्टर के लिए ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जो हम लोग बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि इससे पहले हमको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट पढ़ाना है। समझ गए? ठीक है, बोलो। यस सर। ठीक है। इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, इसके लिए 2 क्लास लगेगा। एक क्लास में डॉट प्रोडक्ट और एक क्लास 1 क्लास और 1 क्लास। इसके लिए 2 क्लास में ये चीज़ सीखेंगे, एक एक क्लास में। समझ में आया? ये 2 बड़ा बड़ा चीज़ है। ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं डिवीज़न ऑफ 2 वेक्टर। ठीक है, समझ में आया? 2 वेक्टर का डिवीज़न, जैसे अगर तुमसे बोले नॉर्थ डिवाइडेड बाय नॉर्थ, क्या बोलोगे? नॉर्थ डिवाइडेड बाय नॉर्थ। कुछ नहीं ना? इट इज नॉट डिफाइंड। मतलब डायरेक्शन का डिवीजन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि नॉर्थ डिवाइडेड बाय नॉर्थ 1 बोल देना तो गलत हो जाएगा। सही? ठीक है। सो नॉर्थ बाय नॉर्थ इज नॉट डिफाइंड। उसी तरह से आई कैप बाई आई कैप इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। अगर हम तुमसे बोले कि आई कैप बाई आई कैप, तो तुम क्या बोलोगे? तुम ऐसा कर सकते हो कि सर ऐसा करते हैं, आई कैप और आई कैप 2 डायरेक्शन ही तो है और दोनों सेम डायरेक्शन है, काट देते हैं और ये हो जाएगा 1। तो अगर तुम ऐसा करोगे देन यू हैव टू डिफाइन आई कैप डॉट आई कैप डिवाइडेड बाई जे कैप, क्योंकि ये तुमने डिफाइन किया 1, तो आई डिवाइडेड बाई जे भी तुमको डिफाइन करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। क्योंकि ये तुम डिफाइन नहीं कर पाओगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? दिस इज नॉट डिफाइंड। समझ में आ? सो क्योंकि ये डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। समझ में आया क्या?
दो वेक्टर का डिवीज़न आज तक डिफाइन नहीं हुआ। जैसे हम तुमसे बोल दें ए वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर, इट इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि दो डायरेक्शन का डिवीज़न, वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड तो है, वो तो डिवाइड हो जाएगा, बट इसमें डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन का डिवीज़न नहीं डिफाइंड होता। समझ में आया? मैग्नीट्यूड का डिवीज़न तो हो ही जाता है 90। अगर 4/2 बोलेंगे तो 2 बोल दोगे ना, मैग्नीट्यूड तो स्केलर क्वांटिटी है। बट अगर हम डायरेक्शन का वेक्टर का डिवीज़न बोल रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गया ना। सही? मतलब स्केलर का डिवीजन हो सकता है, वेक्टर का नहीं हो सकता। हाँ, स्केलर का डिवीज़न तो बोले ही हो, एक काम को दो आदमी में बांटना है तो आधा आधा बांट देते हैं ना। बट वेक्टर का डिवीज़न इज़ नॉट डिफाइंड। दो वेक्टर का डिवीज़न आज तक डिफाइन कोई कर नहीं पाया। समझ में आया? उसके लिए पूरा साइंस बदलना पड़ेगा। ठीक है? दो वेक्टर का डिवीज़न डिफाइंड ही नहीं हुआ, क्योंकि वेक्टर एक्चुअली डायरेक्शन भी होता है, तो दो डायरेक्शन का डिवीज़न डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है? कि नॉर्थ डिवाइडेड बाय नॉर्थ क्या बनेगा ये पता नहीं, साउथ डिवाइडेड बाय नॉर्थ क्या बनेगा पता नहीं। ठीक है? इसीलिए दो वेक्टर का डिवीज़न आज तक डिफाइंड, यस सर। यहाँ तक समझ गए हो? अब देखो जो प्रॉब्लम है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आज हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा, दैट इज कॉल्ड, ये तो -4j के अब तो ड्रॉ कर लोगे, इसमें तो लफड़ा नहीं है मेरे ख्याल से, तो सिखा दिए तुमको, है ना? यस सर। तो आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर को सबसे पहले एडिशन एंड, है ना, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर कैसे जोड़ते हैं ये नियम। जैसे तुम लोग जोड़े 2 + 2 क्या होता है 4, जोड़ देते हो फटाफट, वैसे ही दो वेक्टर का जोड़ने का नियम कानून है। इसमें तुमने कभी नहीं पूछा कि 2 + 2 4 क्यों होता है, तो उसी तरह से वेक्टर को जोड़ने का एक नियम है। नियम क्या है वो देखो। जैसे ये मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है, थोड़ा सिंपल बनाते हैं आसान, तो जोड़ने का नियम क्या है ये देखो। ये हमारे पास एक वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, ये दो वेक्टर है, दो अलग अलग वेक्टर। समझ में आया? दोनों का लेंथ अलग अलग और दोनों का डायरेक्शन अलग अलग। समझ गए? अब अगर हम तुमसे बोलें फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इसको जोड़ते कैसे? जोड़ने के नियम को बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो जोड़ते कैसे देखो, ए वेक्टर को ऐसा रखेंगे जैसा है वैसे ही रहने देंगे, और बी वेक्टर को यहाँ से उठा के, ठीक है, इसके सर पे ऐसे लाके रख देंगे बिना डायरेक्शन चेंज किए। समझ में आया? जी सर। बी का टेल और ए के हेड को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और इन दोनों का जो एक का देखो टेल फ्री है और एक का हेड फ्री है, यहाँ से एक ऐसे वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे वेक्टर ए प्लस बी, और इस नियम को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। वेक्टर जब भी जुड़ता है तो ट्रायंगल लॉ से ही जुड़ता है। समझ में आया ये? नहीं, फिर से समझाते हैं, ये सर एक बार मतलब ये बारी है, ठीक है, हम फिर से समझाते। देखो जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, अब हम वेक्टर ये वाला अपना बना बनाया वेक्टर लाते हैं। ये मेरे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, एक हमारे पास ये दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, इसको छोड़ दो फिलहाल, हटा दो इधर। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, ठीक है। हमें इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है। ये वेक्टर हमारा बी है और ये वेक्टर ए, इसका लंबाई है और डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो अब हमें एक वेक्टर सी फाइंड करना है जो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है।
तो हम क्या करेंगे ये देखो, समझ गई है हमें क्या करना है, एक वेक्टर निकालना है जो कि ए और बी के सम के बराबर। तो जोड़ने का नियम क्या है, हम क्या करते हैं, ये जो वेक्टर ए है इसको यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, यहाँ ले जाके रख देंगे, रख दिए, ए वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाके रख दिए, और बी वेक्टर को यहाँ से उठा के ए के सर पे ऐसे रख दिए। समझ गए, समझ गए। और ये इसका टेल, हाँ रे, और इसका हेड को ज्वाइन कर दिए। तो ये तो हमारा, ये समझ में आया क्या हमने क्या किया है, जो लाल वाला वेक्टर था ना, अरे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारा लाल वाला वेक्टर था ये कौन था, बी था ना। तो हमने क्या किया, इस ए वेक्टर को उठा के यहाँ रखा बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज की, बी वेक्टर को उठा के ए के सर से बी का टेल को ज्वाइन कर दिए, इन दोनों का हेड और टेल ज्वाइन कर दिए। अब ए के हेड से और ए के टेल से बी के हेड तक एक तीसरा वेक्टर हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो इसी वेक्टर को हम वेक्टर सी बोलते हैं, और यही होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और इस तरह से वेक्टर, हाँ मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो आएंगे, उस पर भी आएंगे, उसमें चिंता नहीं करो, ये नियम है, दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। समझ में आया। अब तुम इसको ऐसा भी कर सकते हो, तुम देखो ये काम भी कर सकते हो, हम ए को या समझ गए, इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि ए को उठाएं और यहाँ ले जाके रख दिए, ठीक है। अब इन दोनों के हेड और टेल को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा वेक्टर, ठीक है, ये जो येलो वाला वेक्टर है तुम देखो, ये वेक्टर ए है, हम ए को उठा के बी के सर पे रखें या बी को उठा के ए के सर पे रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज वेक्टर सी विच इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब तुम देखो कि ये जो सी वेक्टर है दोनों सेम ही है, सेम लेंथ का है और सेम डायरेक्शन का है। देखो तो एग्जैक्टली लग रहा है तुमको कि ये दोनों सेम लेंथ है। देखो हम उठाते हैं इसको और यहाँ ले जाके रखते, देखो एक ही जैसा हो गया कि नहीं, बोलो बिल्कुल एक जैसा हुआ ना। तो ये जो है कहानी ये है कि हम वेक्टर a प्लस बी को, इसमें से a के सर पे b को रखें या b के सर पे a को रखें, और लेकिन एक का टेल और एक का हेड को ज्वाइन करेंगे तो जो ये वेक्टर मिलेगा इसी को बोलते हैं वेक्टर a प्लस बी या b प्लस। ये दोनों सेम ही चीज होगा। हाँ, बिना डायरेक्शन चेंज किए, ठीक है। ये दो से ज्यादा वेक्टर हुए तो क्या आएंगे, पहले दो का तो सीख ले रहे, दो से ज्यादा हुए तो तीसरा वेक्टर जोड़ेंगे, पहले दो तो समझ लो। जो काम दो के साथ करेंगे वही चीज तीसरे के साथ। जैसे 2 + 2 + 2 तुम लोगों सीखे होगे बचपन में कि अगर 2 + 2 + 2 हुए तो पहले इन दोनों को जोड़ लो और इन दोनों से जो मिला उसके साथ इसको जोड़ दो, ये 6 हो गए। समझ में आया। यहाँ भी कुछ रूल्स वैसे ही है, पहले हम ये दोनों को सीख लेंगे तो बाकी तो कितना भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। पहले ये ट्रायंगल लॉ समझ में आया। तुम इसको a + b कर सकते हो या b + a कर सकते हो, ये हमारा कहलाता है a + b। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। इसको c को, किसको, a + b को रिजल्टेंट बोलते हैं। समझ में आया। और ये अपने देखो इस नियम का नाम है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल बनना कोई जरूरी नहीं है। समझ में आया क्या। ट्रायंगल हमेशा बने
और a प्लस बी, ये दोनों तो इक्वल हो गया ना, इक्वल का साइन लगा दिया, मतलब ये दोनों का सम इसके बराबर है। हमने बोला था दो वेक्टर इक्वल तब होता है जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। जी सर। सी को भी तुम रिजल्टेंट वेक्टर बोल सकते हो और ए प्लस बी को बोल सकते हो, क्योंकि बराबर का साइन लगा हुआ है, मतलब ए प्लस बी और ये सी एक ही चीज है। ओके। सही। अब देखो, जैसे मान लो, अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। अभी ट्रायंगल लॉ क्या है कि अपने को 3 बार पढ़ना पड़ेगा। जैसा तुमने बोला कि सर ऐसा है कि आप इतना होशियारी तो कर रहे हो, लेकिन कभी ऐसा हो, ठीक है। अब अपन ऐसे देखते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, और दोनों कई सारे सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। अब तुम बोलो ट्रायंगल कैसे बनाओगे। देखो हम ट्रायंगल बनाते हैं, एक को यहाँ रखे, हमें क्या करना है, हमें करना है सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब हमें ए प्लस बी का सम निकालना। तो ए को ऐसे रखे और बी को उठा के लाए और इसके सर पे ऐसे टिका दिए, सही। अब ये हमारा हो गया ए वेक्टर और इसके इधर हो गया ये बी वेक्टर। अब हम क्या करेंगे कि ये जो इधर देखना मत, ये फिगर उठा के ला रहे हैं सिर्फ, ठीक है। ये जो हमारा सी वेक्टर है ये कैसे बनेगा, तो हम इसके टेल से लेके इन दोनों के हेड तक एक तीसरा वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, समझ गए। और ये जो बन गया यही कहलाएगा हमारा येलो वाला, यही कहलाएगा हमारा वेक्टर सी, जिसको ए प्लस बी बोलेंगे। अब तुम बोल सकते हो सर ट्रायंगल तो नहीं बना, ट्रायंगल नहीं बना, लेकिन सारे प्रोसेस तो वही हैं। जैसे तुम्हारा नाम सूर्य प्रकाश है तो तुम क्या सूरज जैसा चमक के आग फेंक रहे हो, नहीं ना, सही सर। सही। तो वैसे इस ट्रायंगल लॉ का नियम का नाम है, इस रूल का नाम है, ट्रायंगल बनना जरूरी नहीं है, प्रोसेस का नाम है। देखो प्रोसेस तो वही है, इसको भी बोलेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ, समझ में आया। ये भी वही है एक्चुअली, जोड़े तो हम वैसे ही हैं। ट्रायंगल नहीं बना वो तो उसका हेडेक है, समझ में आया क्या, ठीक है। ट्रायंगल बनना जरूरी नहीं है, अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो भी नहीं बनेगा। अब मान लो एक वेक्टर ऐसा है ए और एक वेक्टर ऐसा उल्टा है बी, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसका टेल, अब मान लो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो हम ये एग्जांपल इसमें नीचे लेके चलते हैं, समझ में आया क्या। अब ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है बी, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अरे सही। अब हम इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, घुमा रहे इसको, ठीक है। इसको घुमा करके उल्टा करके तुमको समझाते हैं, ठीक है। ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। अब देखो ये जो है ये येलो वाला रिजल्टेंट के लिए। अब तुमसे बोले बच्चा लोग ये जो है ए वेक्टर है और ये वेक्टर बी है, तो मैं ये बोले कि भैया ये ए वेक्टर है और ये वेक्टर बी है, दोनों भले ही अपोजिट हो, हम लिख दिए ए और बी। तुमसे बोले फाइंड वेक्टर सी विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, अब तुम क्या करोगे, ए तो ऐसे रखा हुआ, बी को उठाओगे और बी का टेल को कहाँ ले जाके रखोगे, ए के हेड पे ऐसे रख दिए, ठीक है। अब हमें किसको किसको जोड़ना है, ए और ए के टेल को और बी के हेड को, यहाँ से जोड़े रहे इसे। तो ये हमारा जो वेक्टर बना, ये पीले रंग का जो वेक्टर बना छोटा सा, यही कहलाएगा वेक्टर सी, जो कि वेक्टर ए प्लस बी। देखो हम एक का टेल और एक का हेड को जोड़े हैं, ट्रायंगल तो नहीं बना, ठीक है, बट है तो प्रॉपर्टी तो वही है। देखो एक का टेल और एक का हेड जोड़े हैं, समझ में आया, ठीक है। इसको भी हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर ही बोले। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर मतलब एक प्रोसेस का नाम है, बोलो। हाँ सर जो नया वेक्टर बनेगा सी वेक्टर जो बनेगा वेक्टर, हाँ, उसका डायरेक्शन क्या होगा सर।
देखो ना, तीर जिधर जा रहा है उधर डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब ये एरो तो डायरेक्शन ही ना बनाता है, हाँ सर। तो ये इधर होगा। अगर बी वेक्टर बड़ा है तो बी के डायरेक्शन में। जैसे तुमसे बोले, अरे एक मिनट, अबे एक मिनट सुन तो लो। जैसे मान लो तुमको बोले, ए बेटा ऐसा है, 2 है प्लस -4 है, जरा जोड़ो रे इन दोनों को, तो क्या बोलते हो तो -2। -2 बोलते हो ना, तो बड़े वाले का साइन लगाते हो ना। तो यहाँ भी बी वाला बड़ा है तो बड़े के डायरेक्शन में जाएगा ये पिछवा। हाँ सर। नहीं सर, जो पहला एग्जांपल था सर, उसमें तो वो दोनों के बीच में जा रहा था सर। एक मिनट, पहला एग्जाम्पल का था वो भी देख लेते यार, हम भी पता नहीं भूल गए कौन सा एग्जाम्पल था। आ रहा है ना, अभी आ जाएगा इस पे। सेम डायरेक्शन भी नहीं। ये था ना, नहीं सर, तो पहला वाला जिसमें आपने अबे तो पहला तो ये तो था, पागल। उल्टा पुल्टा ना काम करो, पहले पे आया तो दूसरा का बात करने लगे। नहीं सर, इसके भी पहले बताया था। इससे पहले का था, सी का खोपड़ी किधर है, अबे हेड किधर है, हेड राइट साइड पर है सर। हेड समझते हो, ये हाँ सर। तीर का, डायरेक्शन में। ये हेड। हाँ सर। तो सी का डायरेक्शन इधर है, सी का डायरेक्शन इधर है, का दिक्कत तुमको। हेड के डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हेड के तरफ ही डायरेक्शन होता है। जैसे तुम्हारा खोपड़ी है ये, अगर आँख तुम्हारा इधर है तो इसका मतलब तू इधर ताक रहे हो। अब हम ये थोड़ी ना बोल सकते तू पीछे देख रहा हो। वैसे ही ये डायरेक्शन एरो जो होता है ना, ये एरो का हेड डायरेक्शन बताता है। समझ में आया? सर मतलब जो नया डायरेक्शन है वो ए और बी के डायरेक्शन के अलावा भी हो सकता है। हाँ, ए और बी के अलावा ही तो है ये। हाँ ठीक सर। है, दो वेक्टर का एडिशन जो होता है वो, अब देखो ए वेक्टर का लेंथ, अभी उस पे आएंगे, पहले तो जोड़ने का ट्रायंगल लॉ समझ लो, वो एक एक करके बात करेंगे, एक साथ 50 चीज़ नहीं। ट्रायंगल लॉ में ट्रायंगल बनना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये प्रोसेस का नाम है। ठीक है, जिस तरह से हमने इस दोनों को जोड़ा उस प्रोसेस का नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ये सी का लेंथ बड़ा भी हो सकता है ए और बी से, छोटा भी हो सकता है। समझ में आया? आगे एक एक करके ना बात करेंगे, एक ही साथ चारों चीज़ कैसे बात कर सकते हैं। समझ गए? ट्रायंगल लॉ समझ गए क्या? यस सर। कि पक गए रे? Yes, sir. वेरी गुड, बड़ा जल्दी समझ गए। देख लो, ऐसे हम 3 बार पढ़ाते हैं ट्रायंगल लॉ, अभी एक ही बार पढ़ाएं, अभी एक बार और पढ़ाएंगे। अब ट्रायंगल लॉ हम क्यों पढ़ाएं? जब भी वेक्टर जुड़ेगा तो इसी तरीके से जुड़ेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और तुम्हें बताएं कि वेक्टर को जैसे हमने जोड़ा, ये समझ गए हो? ठीक है, Yes. ये हमारा वेक्टर था, वेक्टर ए प्लस बी, तो हमने बोल दिया वेक्टर ए प्लस बी सी, तो ये हमारा सी वेक्टर है। बोलो ठीक है कि गलत है? सही है, ये हमारा वेक्टर ए प्लस बी। ठीक है, मतलब ए वेक्टर के सर पे बी को रखे। दूसरा कहानी ये भी है कि हम यहाँ से बी को ही उठा के यहाँ ले जा कर के रख दें, किसके सर पे? ए के सर पे। और ये वाला जो वेक्टर है, कौन वाला? ये वाला, इसको यहाँ से उठा के जब यहाँ ला के रखेंगे तो ये भी वैसे ही बन जाएगा जैसे ये यहाँ पे था। अरे सही समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो ये दोनों सेम वेक्टर है एक्चुअली। अब इसको तुम ऐसा भी कर सकते हो कि मैं ऐसा कर लूँ, इसको यहाँ पे कैसे रख देते हैं, ये ए है, ये ए यहाँ भी रख दिए। अरे ये काय नहीं अलग हो रहा है यार। या तो तुम इसको ऐसे जोड़ सकते हो, या ए वेक्टर को यहीं रहने दो, इसका फोटोकॉपी उठा के यहाँ लेके चले जाओ, वैसे ही बी को उठा के यहाँ ले आओ। ठीक है, अब ये जो वेक्टर है, अब देखो क्या हुआ क्या, इससे एक नया नियम कानून बन गया। नियम कानून क्या बना? इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये बी है और ये भी क्या है? बी है। ये ए है और ये भी क्या है? ए है। मतलब, और ये हमारा ए प्लस बी। तो हम ए को, ए के साथ 2 साइड बना ले पैरेललोग्राम का, बी को 2 साइड बना दे पैरेललोग्राम का, और इन दोनों के डायगोनल को ही हम लोग वेक्टर सी बोलते हैं, ए प्लस बी बोलते हैं। इसको कई बार लोग, देखो है तो ये ट्रायंगल ही, हम एक नीचे ट्रायंगल बनाएं या ऊपर ट्रायंगल बनाएं,
अभी हमने यही किया था ना, अभी हमने ऊपर ट्रायंगल बनाया था और पहले हमने नीचे ट्रायंगल बनाया था, बट सी तो वही है ना। अब इन दोनों ट्रायंगल को जोड़ दे, बोले ये हमारा बी है और ये हमारा ए है, तो इन दोनों ट्रायंगल को जोड़ देंगे तो सी तो कॉमन ही है ना। सही बात है। समझ में आया? तो इसको कई बार लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। हम लोग ट्रायंगल से ही काम चलाएंगे, पैरेललोग्राम बनाने का जरूरत नहीं, हम लोग ऐसे ही कर लिया करेंगे। समझ गए कि दो वेक्टर को जब जोड़ना है तो एक वेक्टर को उठा के दूसरे के सर पे रखना है, टेल और हेड ज्वाइन करना है। एक का टेल फ्री है, दूसरे का हेड फ्री है, तो इसके टेल से इसके हेड की तरफ एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ करना है और इसी वेक्टर को हम लोग बोलते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और इस तरह से वेक्टर को जोड़ना इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल बने या ना बने, समझ में आया? अरे सही, आप यस मेरा सर। सर आ गया। आ गया, वेरी गुड। अभी और एक बार पढ़ना अच्छा, है, हाँ। 3 बार पढ़ना है, ठीक है? जिस वाले में ट्रायंगल नहीं बनेगा उसमें कोई पैरेललोग्राम भी बन सकता है। मतलब इसमें कुछ नहीं करो भाई, ये जो है ना इसको यहाँ से गायब कर दो, खत्म। वो तो सर आप सही है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम निचवा में रखे ही, हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, बात तो सी तो वही है ना। समझ में आया क्या? अब लोगों ने क्या करा, ये वाला ऊपर का ट्रायंगल और नीचे का ट्रायंगल को एक साथ जोड़ दिया। समझ गए? लोगों ने क्या किया, समझाएं क्या? लोगों ने क्या किया, बोला इन दोनों ट्रायंगल को ऐसे एक साथ रख देता हूँ। अब बोला ये पैरेललोग्राम बन गया। समझ में आया क्या किया? यस सर। अबे समझो, यस सर। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। बोला ऊपर का ट्रायंगल अलग बनाऊंगा, नीचे का ट्रायंगल एक अलग बनाऊंगा और दोनों को जोड़ दूंगा और इसको पैरेललोग्राम लॉ बोलूंगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? हम लोग ट्रायंगल और एक ही लॉ पढ़ो, क्या जरूरत है, पैरेललोग्राम का जरूरत नहीं है। अपने को तो वेक्टर जोड़ने आना चाहिए, उसको पैरेललोग्राम लॉ बोले या ट्रायंगल लॉ बोले, एक ही चीज़ है। जैसे आपने वो स्ट्रेट लाइन का बताया था, जब आपने दो वेक्टर्स जोड़े थे, तो अगर उनको ट्रायंगल में करते तो उसके वेक्टर में तो फिर डिफरेंस आ जाएगा, मतलब सी की वैल्यू में तो डिफरेंस आ जाएगा। सी का जो डायरेक्शन है, सी का डायरेक्शन ए और बी के डायरेक्शन से बिल्कुल अलग है, ठीक है? सी का लंबाई ए और बी के लंबाई से बिल्कुल अलग है। सी एक नया वेक्टर होगा, दिस सी इज़ अ न्यू वेक्टर, जिसको ए और बी से कोई लेना देना नहीं, बस ए और बी का रिजल्टेंट प्रोडक्ट यही है। समझ में आया? वो तो आ गया, बट जैसे आपने पहले बताया था ना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक ही लाइन में, तो दोनों का जो एडिशन होएगा उसके ऊपर आपने करके सी वेक्टर बना दिया। हाँ, तो अगर इसको अगर अपन ट्रायंगल में बनाएंगे तो उसके वेक्टर में फिर नहीं, एक मिनट। जब ये दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा ए और बी का, तो ट्रायंगल बनाओ जरा, कैसे बनाओगे? ए को ऐसे रखोगे और बी का इसके सर पे रखोगे तो ट्रायंगल बन पाएगा? नहीं। तो इसका नाम है ना, इस प्रोसेस का नाम है ट्रायंगल, ठीक है? ट्रायंगल लॉ इसका नाम है, ट्रायंगल बनना जरूरी नहीं है। ये हमारा कहलाएगा वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है? और इसको भी हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। ये लॉ का नाम है, जैसे आम होता है, इमली होता है, वैसे ही इस लॉ का नाम दे दिया ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल बनना जरूरी नहीं है, इस प्रोसेस का नाम है ट्रायंगल लॉ। समझ में आया? ट्रायंगल बना तो ठीक, नहीं बना तो भी ठीक, प्रोसेस का नाम है ट्रायंगल, ठीक है? इस जोड़ने का जो तरीका है इसको ट्रायंगल लॉ बोलते हैं, ठीक है? ट्रायंगल बनना जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि ट्रायंगल बने ही। अगर सेम डायरेक्शन में है तो भी नहीं बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो भी नहीं बनेगा, बट प्रोसेस तो वही है ना, फॉलो तो हम वही किए। एक का टेल और दूसरे का हेड को ज्वाइन किए और जो टेल फ्री हुआ, जो हेड फ्री हुआ, उन दोनों को जोड़े। पढ़ाए ना, थोड़ा और 10 मिनट पढ़ाए ना।
ठीक, अब देखो हम लोग पढ़े क्यों, पढ़ने का रीज़न। अभी तक हम लोग क्या लिख रहे थे, ठीक है, अब एडिशन सीख गए तो सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही है पूरा पूरा। जैसे अब अगर हम तुमसे लिखें कि वेक्टर ए रे बच्चा ऐसा है, ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। अब तुम देखो क्या बोलोगे, तुम क्या बोलोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपना ऐसे बना लोगे है ना। अब ए वेक्टर बताओ कैसा बना है, ए वेक्टर अपना बनेगा 2 मीटर ऐसा, सही है क्या? ये ए वेक्टर है, सॉरी ये वेक्टर नहीं 2i कैप है। अब देखो इसमें क्या क्या है, पहले इसको समझो। ये वेक्टर ए है, सुनाई दे रहा ना, ए वेक्टर इज एक्चुअली दो वेक्टर का सम है। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका सम है। और हमने अभी एडिशन पढ़ा, तो पहला वेक्टर 2i कैप ये रहा, दूसरा वेक्टर किधर है 3j कैप। 3j कैप किधर मतलब ऊपर, लेकिन जुड़ा कैसे होना चाहिए, इसके सर पे जुड़ा होना चाहिए, ये हो जाएगा 3j कैप। अब इन दोनों को अपने को जोड़ना है, तो कैसे जोड़े, इसका टेल और इसका हेड को जोड़ देते हैं, तो ये हमारा कहलाएगा वेक्टर ए। देखो ये 2i कैप और इसके सर पे 3j कैप का टेल रखा हुआ है, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज वेक्टर ए। समझ में आया वेक्टर ए कैसा बनेगा, ठीक है। तो हमारा वेक्टर ए अब जो भी बनाएगा वो इस डायरेक्शन में बनाएगा। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, 2i कैप कैसे दिखाओगे, 3j कैप कैसे दिखाओगे, ठीक है। अब फिर से हम एक बार इसको समझाते हैं, फिर से एक बार थोड़ा समझो, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा समझ में आया थोड़ा बहुत ये, अब देखो एक बार हम फिर से समझाते हैं। ये वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए इज 3i कैप प्लस 2j कैप। वेक्टर तुमको ज़्यादातर ऐसे ही लिख के दिया जाएगा, तो इसमें क्या हुआ, इसको हम वेक्टर ए को लिख सकते हैं वेक्टर p प्लस वेक्टर q। एंड व्हाट इज वेक्टर p, वेक्टर p इज इक्वल टू 2i कैप एंड व्हाट इज वेक्टर q इज 3j कैप। लिख सकते हैं, p के जगह पे हमने 2i कैप को रखा और q के जगह पे 3j कैप, बराबर। अब हम p वेक्टर बना लेते हैं, ये हमारा p वेक्टर हो गया विच इज 2i कैप। अब हम एक दूसरा वेक्टर बना लेते हैं q वेक्टर। q वेक्टर किधर है, y डायरेक्शन में है, ये ऐसा है 3j कैप, ये हमारा वेक्टर q है। हमें क्या करना है, p वेक्टर और q वेक्टर को ऐड करना है, तो p वेक्टर को ऐसे ही रहने देते हैं और q वेक्टर को यहाँ से उठा के, है ना, इसको यहाँ से उठा के इसके सर पे ला के रख दे ऐसे, ये हमारा q वेक्टर हो गया ना, बोलो। और इसका टेल और इसका हेड को अगर हम ज्वाइन कर दे ऐसे, तो यही क्या कहलाता है, दिस इज वेक्टर ए। ये हमारा हो गया 3j कैप। अब हम बोलेंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस वेक्टर p प्लस दिस वेक्टर q। सो p वेक्टर मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप। मतलब अगर हमें 2i कैप और 3j कैप का सम दिखाना होगा, तो ये हम ऐसा वेक्टर दिखाएंगे जिसका x डायरेक्शन में 2i कैप होगा और y डायरेक्शन में 3j कैप रहेगा। समझा क्या? अभी तुम लोग पूछे थे ना कि सर 2 डायमेंशन में रहेगा तब क्या करोगे आप, तो एक्चुअली 2 डायमेंशन में ऐसे करते हैं। और तीसरा वेक्टर रहेगा तो 2i प्लस 3j प्लस 4k, वो भी हम आगे बताएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो, अब जो भी फिजिक्स पढ़ने वाला है वो इतना लंबा चौड़ा नहीं दिखाएगा, वो क्या दिखाएगा कि भैया ये 2i कैप और 3j कैप है, तो ये इतना लंबा चौड़ा फोटो बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग फोटो कैसे बनाएंगे शॉर्टकट में, हमें किससे मतलब है, हमें तो वेक्टर ए से मतलब है, 2i कैप 3j कैप से तो मतलब है नहीं। तो हम लोग शॉर्टकट में क्या करेंगे, ये 2 वेक्टर जो है, ए वेक्टर जो है एक्चुअली 2 वेक्टर के सम से बना हुआ है, ठीक है। एक वेक्टर x डायरेक्शन में है जिसका लंबाई कितना है 2i कैप, तो हम यहाँ से यहाँ 2 चले जाएंगे, ये 2 चले गए। और दूसरा किधर है 3j कैप, तो यहाँ से ऊपर हम चले गए 3, ऐसा इमेजिन कर लिए, ये 1 ये 2
यहाँ है ना, ये 1 ये 2, यहाँ से इमेजिन किए 1 2 और ये 3 यहाँ तक आ गए। ये हमारा हो गया 2i कैप, ये हमारा हो गया। अब ये सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा हम यहाँ से एक एरो ऐसे दिखाएंगे और यही हमारा वेक्टर ए कहलाएगा। ठीक है, जिसका ये लंबाई 2 होगा और ये ऊपर की तरफ रहेगा, ये 3 होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर किसी ने इस वेक्टर को ऐसा बना दिया 2i कैप प्लस 3j कैप, तो ये गलत है। समझ गए? हर किसी को ऐसा ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे वेक्टर ए कैप वो डायरेक्शन क्या है सर? ये है ना, ये देखो ना, तीर का डायरेक्शन है ना। नहीं सर, इसको आई कैप जे कैप उसको कैसे लिख सकते हैं? नहीं, आई कैप जे कैप में नहीं, हम ऐसा बताएंगे कि ये वेक्टर ए है जो कि एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में 2i कैप की तरफ जा रहा है और वाई डायरेक्शन में 3j कैप की तरफ जा रहा है। ठीक है, डायरेक्शन भी अभी बताएंगे, पहले ये वेक्टर लिखना तो जानो। ठीक है, अब आई जे के टर्म्स में एक एक करके स्टेप में हम बताएंगे ना, एक साथ बहुत सारा चीज़ इसमें नहीं बता सकते, एक एक स्टेप करके बता। पहले 2 डायमेंशनल वेक्टर लिखना तो सीखा, फिर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताएंगे। ठीक है, अब देखो, मान लो हमने तुमसे बोला कि बच्चों ऐसा है, एक वेक्टर बी है विच इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप है। अब तुम तकलीफ में फंस गए कि भैया सर ने तो जोड़ना तो बताया, घटाना तो बताया नहीं। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4i कैप प्लस माइनस 3j कैप लिख सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज एडिशन ऑफ ए पॉजिटिव वेक्टर एंड ए नेगेटिव वेक्टर। अब देखो, पहला वेक्टर 4i कैप, तो 4i कैप तो इधर गया, दिस इज 4i कैप। दूसरा वेक्टर किधर है? माइनस 3j कैप, और लेकिन एडिशन है तो माइनस 3j कैप इधर चले गए। सही, और इन दोनों को जोड़ दिए तो ये जो हमारा बना, ये वाला अलग कलर से हम बना देते हैं, ये जो हमारा वेक्टर बना ये वाला, यही हमारा वेक्टर बी है। और वेक्टर बी जो है ये 4i कैप पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसको लिखेंगे 4i कैप प्लस ये उसके सर पे रखा हुआ है, देखो हेड और टेल जुड़ा हुआ है, तो प्लस माइनस 3j कैप और 4i कैप माइनस 3j का। अगर कोई किसी ने बी वेक्टर को बोला 4i कैप माइनस 3j कैप, तो इसका 4i वाला कंपोनेंट पॉजिटिव और 3j वाला कंपोनेंट निगेटिव, तो ये हमारा बी वेक्टर ऐसा ही दिखेगा, ये 4th क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर है? ठीक है, चलो तो थोड़ा सर से रिक्वेस्ट करना। ठीक है, चलो किसी और को कुछ कन्फ्यूज़न रहा है तो हमको बताते जाओ रे, 5 मिनट पहले छोड़ रहे हैं। बाकी कन्फ्यूज़न, बाकी लोग जरा डाउट वाउट बताओ जो नहीं समझ में आया। ठीक है पारवी, निकल लो तुम, बाकी लोग को जरा डाउट बताते हैं। हाँ रे बोलो बच्चों, सुहानी कोई स्टेप में दिक्कत है तो बताओ। हाँ मनसा बोलो, 1 मिनट। हाँ मनसा थोड़ा तेज बोलो। फ्रैक्शन नहीं समझ में आया? हाँ सब्ट्रैक्शन, अरे ठीक है देखो, कुछ नहीं करना होता है। सब्ट्रैक्शन इज नथिंग, इट इज एडिशन ऑफ ए पॉजिटिव वेक्टर विथ अ नेगेटिव वेक्टर। जैसे हमने लिखा 4i कैप माइनस 3j कैप, तो इसका मतलब जैसे हमने ये लिख दिया 4i कैप माइनस 3j कैप, तो इसका मतलब देखो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? बहुत सारा प्रॉपर्टी तो एकदम तुम लोग जानते भी होगे। तो सब्ट्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। दिस इज वेक्टर बी विच इज इक्वल टू 4i कैप प्लस माइनस 3j कैप। लिख सकते हैं? बोलो मनसा, लिख सकते हैं। अब हम इसको ऐसा कर दे कि इस वेक्टर को p वेक्टर मान लेते हैं और इसको q मान लेते हैं, तो वेक्टर b इज इक्वल टू p प्लस क्यू। अब बताओ p वेक्टर कैसा है? p वेक्टर 4i कैप है, यही है ना, 4i कैप। और q वेक्टर कैसा है? माइनस 3j कैप, ये q वेक्टर है, माइनस 3j कैप ये p वेक्टर है। और हमें इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है।
तो हम जोड़ते कैसे हैं कि p वेक्टर को उठा करके q वेक्टर को उठा करके p के सर पे रख देते हैं, ये q वेक्टर को यहाँ ले आए, q वेक्टर कितना है -3j। अब ये वाला वेक्टर को इसके साथ जोड़े, मतलब इन दोनों का टेल और हेड जोड़ दिए, और जो रिजल्टेंट बना वो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जाएंगे, तो ये हमारा वेक्टर b कहलाएगा। एंड वेक्टर b इज दिस p प्लस दिस q। जब भी तुम वेक्टर देखो कि ये वेक्टर है, ये मान लो a है, ये मान लो b है, और ये मान लो c है, ठीक है, तो जिसका टेल और हेड जुड़ा हुआ है, इन दोनों का सम, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा गया है इसका मतलब, तो तुम बोलोगे a प्लस बी इज इक्वल टू सी। लेकिन कभी अगर ऐसा है ये c है, ये मान लो b है, और ये मान लो a है, अब बताओ किसका किसका हेड एंड टेल जुड़ा हुआ है? इसका टेल और हेड जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ वेक्टर c प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a। समझ में आया? ठीक है, तो जब भी हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो हेड और टेल जुड़ा हुआ है, तो p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज वेक्टर b। सो वेक्टर b इज 4i कैप प्लस -3j कैप विच इज 4i कैप -3j कैप। ये हो गया। जिसको भी डाउट आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में, उनके लिए एक डाउट क्लास हम लगाते हैं, ठीक है? ठीक है, यस सर। चलो तो आज नहीं कल लगाते हैं। कल तुम लोग को 7:30 बजे बुलाएंगे, जिसका जिसका डाउट है हम मैसेज भेजेंगे, तो डाउट के लिए ज्वाइन कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री का डाउट डिस्कस कर देंगे। नए बच्चों को खास करके, पुराने को तो ज़्यादा डाउट होगा नहीं, जो लोग नया अभी पढ़े हैं उनके लिए, क्योंकि उनका टेस्ट भी लेना है संडे को, ठीक है।